सोचो आपने अभी अभी अपनी नोटिफिकेशन सर्विस में एक छोटा सा बग फिक्स डिप्लॉय किया और ठीक 2 मिनट बाद आपका पूरा चेकआउट पेज फट गया और नए ऑर्डर्स आना बंद हो गए। आप लॉग्स देखते हो, कोड स्कैन करते हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आता आखिर हो क्या रहा है। लॉजिकली ऑर्डर्स और नोटिफिकेशंस का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, पर रियलिटी में पूरा चेकआउट प्रोसेस डाउन है और बिजनेस ठप पड़ा है। और दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, नोटिफिकेशन का ऑर्डर से क्या लेना देना। मैं हूं दीपक और ये है पेपर टू प्रोडक्शन सीरीज, जहां पे हम एक तड़का नाम की फूड डिलीवरी ऐप को एक यूजर से 1 मिलियन यूजर्स तक स्केल कर रहे हैं। और पिछले महीने यही नाइटमेयर तड़का के साथ हुआ था। हुआ कुछ ऐसा कि एक बग रिपोर्ट हुआ जिस पर राहुल काम कर रहा था और उसका टीम्स पे पिंग आया, दीपक नोटिफिकेशन सर्विस डाउन है। वो तो मैं देख रहा हूं, पर नए ऑर्डर्स क्यों ड्रॉप हो रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने भी थोड़ा कोड को स्कैन किया और मुझे 10 सेकंड में समझ में आ गया था कि प्रॉब्लम कोड में नहीं, प्रॉब्लम था हमारे सिस्टम के आर्किटेक्चर में। होता ये था कि हमारा चेकआउट ऑर्डर सेव करते ही यूजर को कंफर्मेशन एसएमएस भेज रहा था, वो भी सिंक्रोनसली। मतलब ऑर्डर सर्विस नोटिफिकेशन सर्विस के जवाब का इंतजार कर रहा था। अब जब एसएमएस प्रोवाइडर स्लो हुआ तो नोटिफिकेशन सर्विस की लेटेंसी बढ़ गई, जिसकी वजह से ऑर्डर एपीआई टाइम आउट हो गई और चेकआउट पेज लॉक हो गया। एक नॉन क्रिटिकल सर्विस ने पूरे चेकआउट फ्लो को ब्लॉक कर दिया और प्रोडक्शन में हम इसे डिजाइन फ्लॉ कहते हैं, जिसका टेक्निकल नाम है टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग का मतलब है जब एक सर्विस अपना काम पूरा करने के लिए दूसरी सर्विस पर सीधे डिपेंड हो जाती है। और इस टाइट कपलिंग को तोड़ने का और सिस्टम्स को लूज कपल करने का एक ही पैटर्न सबसे बेस्ट है, जिसे कहते हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। और इस आर्किटेक्चर को प्रोडक्शन स्केल पर चलाने के लिए इंडस्ट्री का गो टू टूल है अपाचे काफका। पर यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, जरा ध्यान से सुनो। काफका लगभग आज हर बड़ी कंपनी का इवेंट स्ट्रीमिंग बैकबोन है, पर जून 2025 में लिंक्डइन ने एक पोस्ट पब्लिश किया। लिंक्डइन वही कंपनी है जहां काफका बना था। उन्होंने बताया कि उनके एक्सट्रीम स्केल पर उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन इंटरनल सिस्टम्स डिजाइन करने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि स्केल बदला तो कंस्ट्रेंट्स बदल गए। इस पे हम वीडियो के एंड पे वापस आएंगे, पर चलो पहले समझते हैं कि काफका काम कैसे करता है। और हम इसे किसी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन से नहीं, सीधा कोड चलाकर और ब्रेक करके समझेंगे। थोड़ी देर में मैं लाइव टर्मिनल पर चलते चलते एक माइक्रो सर्विस को क्रैश करूंगा। ऑर्डर्स आते रहेंगे, चेकआउट चलता रहेगा और जैसे ही उस सर्विस को वापस स्टार्ट करेंगे, काफका उसका सारा मिस डेटा रिकवर कर देगा बिना किसी डेटा लॉस के। और तब हम समझेंगे कि ये मैजिक आखिर होता कैसे है। और ध्यान रखना, ये वीडियो सिर्फ काफका सीखने के लिए नहीं है, ये आर्किटेक्ट की तरह सोचना सीखने के लिए है। क्योंकि काफका लगाना मुश्किल नहीं है, गलत जगह काफका लगा देना बहुत आसान है। और वही गलती आज मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप गूगल करोगे तो हैवी डेफिनेशन मिलेगी। काफका इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। सुनने में बड़ा एकेडमिक लगता है, पर एक आर्किटेक्ट के दिमाग में इसका मेंटल मॉडल बहुत क्लियर होता है। इसके फ्लो को चलाने के लिए हमें बस 3 रोल समझने हैं, इवेंट, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। बस इतना ही। जब भी सिस्टम में कुछ मीनिंगफुल होता है, जैसे यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट सक्सेसफुल हुई, उसे हम इवेंट कहते हैं। जो सर्विस उसे क्रिएट करती है उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। हमारे केस में ये है ऑर्डर सर्विस। और जो सर्विसेज उस इवेंट पर रिएक्ट करती हैं, जैसे नोटिफिकेशन, एनालिटिक्स, रेस्टोरेंट, सर्च, उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर। पर इनके बीच का डायरेक्ट कनेक्शन हटाकर हम काफका को कैसे फिट करेंगे? हमारे पुराने डिजाइन में ऑर्डर सर्विस को नोटिफिकेशन और एनालिटिक्स का एड्रेस पता होना पड़ता था, सिस्टम मैश बन चुका था। पर नए डिजाइन में ऑर्डर सर्विस सीधे काफका में एक इवेंट डालती है। जैसे ही यूजर ने ऑर्डर किया, ऑर्डर सर्विस ने एक इवेंट काफका ब्रोकर में पुश किया और इंस्टेंटली रिप्लाई कर दिया। उसका काम खत्म। ना उसे नोटिफिकेशन का डिले झेलना है, ना पेमेंट का स्टेटस। तो यहाँ डीकपलिंग हो गई और चेकआउट पेज लैग फ्री हो गया। अब नोटिफिकेशन, रेस्टोरेंट, एनालिटिक्स और सर्च इंडेक्सेस बैकग्राउंड में अपनी अपनी स्पीड से काफका से इवेंट्स रीड करके प्रोसेस करते रहेंगे। नोटिफिकेशन स्लो हो या डाउन हो जाए, चेकआउट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी डीकपलिंग की वजह से हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स फॉल्ट टॉलरेंट बनते हैं। तो अब थियरी तो क्लियर है, लेकिन रियल सेटअप कैसा दिखता है?
प्री रिक्वेजिट्स क्या हैं, हम लोकल सिस्टम पर इसे डॉकर और Kraft मोड के साथ कैसे स्टार्ट करेंगे, चलो ये सब डेमो में देखते हैं। और हाँ, इस लाइव कोड डेमो के बाद हम काफका के कोर कंपोनेंट्स जैसे टॉपिक्स, पार्टीशंस, ऑफसेट्स और कंज्यूमर ग्रुप्स को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, ताकि आपको एक्चुअल प्रोडक्शन ग्रेड स्केलिंग और रिकवरी समझ आए। तो आगे की चीजें बिल्कुल मिस मत करना। चलो स्लाइड से सीधा टर्मिनल पर स्विच करते हैं और तड़का ऐप को सिमुलेट करते हैं। डेमो शुरू करने से पहले एक क्विक कंटेक्स्ट सेट करते हैं, ताकि आप भी मेरे साथ फॉलो कर सकें। यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास कुछ बेसिक फाइल्स हैं। एक producer.js है जो ऑर्डर्स जनरेट करेगा, और अलग अलग कंज्यूमर्स हैं जैसे notification.js और analytics.js जो उन ऑर्डर्स पर अपना काम करेंगे। अब इस डेमो को चलाने के लिए सबसे बड़ा प्रीरिक्विजिट है काफका का चलना, और काफका को लोकली अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना कभी कभी एक हेडेक हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ डॉकर का यूज कर रहे हैं। मैंने एक बहुत सिंपल docker compose.yaml बनाई है। इसके अंदर हमारा काफका क्लस्टर मॉडर्न Kraft मोड में ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा बिना किसी ज़ूकीपर के। अब ये ज़ूकीपर क्या है? पुराने आर्किटेक्चर में काफका एक तरह से सिर्फ स्टोरेज था, उसे ज़ूकीपर नाम के एक एक्सटर्नल सिस्टम की जरूरत पड़ती थी क्लस्टर के मेटा डेटा ट्रैक करने के लिए, जैसे कौन सा ब्रोकर जिंदा है, किस पार्टीशन का लीडर कौन होगा। और यहाँ दो अलग सिस्टम्स को मैनेज करना और क्रैश के वक्त उनका सिंक होना एक बहुत बड़ा बॉटलनेक था। Kraft यानी काफका राफ्ट आने के बाद ज़ूकीपर कंप्लीटली हट गया है। अब काफका क्लस्टर के अंदर ही कुछ ब्रोकर्स कंट्रोलर्स का रोल प्ले करते हैं और राफ्ट कंसेंसस एल्गोरिदम यूज करके सारी मेटाडेटा इंटरनली मैनेज करते हैं। इसका सबसे बड़ा टेक्निकल फायदा ये है कि जो कंट्रोलर फेल ओवर्स पहले मिनट्स लेते थे अब मिली सेकेंड्स में होते हैं, जिससे काफका स्मूथली मिलियंस ऑफ पार्टीशंस तक स्केल कर पाता है। अब हम यहाँ पर सिर्फ कुछ कमांड्स रन करेंगे और अपना पूरा इवेंट ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और इस रीडमी फाइल में जो कि आपको गिटहब में मिल जाएगी, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस हैं आपको कौन से कमांड्स क्या क्या रन करने हैं। और सबसे पहले डॉकर को फ्रेश स्टेट में लेके आते हैं। ओके, और अगर आप यहाँ डॉकर कंपोज देखोगे तो हमारे पास एक काफका यूआई भी है। तो यहाँ पर एक हमारे पास क्लस्टर एक्टिव है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपना सेटअप करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टॉपिक्स क्रिएट हो गए हैं। ये टॉपिक्स क्या हैं ये सब हम आगे डिटेल में समझेंगे, पर अभी एक बार पहले डेमो देखो। तो ये जो हमारी producer.js है ये ऑर्डर्स जनरेट करेगा। इसमें टॉपिक का नाम है, ऑर्डर इवेंट्स और कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं। और अब हम कंज्यूमर भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप कंज्यूमर में देख सकते हो ये सब्सक्राइब मेथड है जो कि उस टॉपिक को सब्सक्राइब कर रहा है। सेम notification.js में भी हमने ऑर्डर इवेंट्स के टॉपिक को सब्सक्राइब करके रखा है और उसमें कुछ लॉग प्रिंट कर रहे हैं जो कि हम टर्मिनल्स में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 टर्मिनल्स ओपन किए हैं। पहले टर्मिनल में मैं रन करता हूँ प्रोड्यूसर। तो ये हर कुछ सेकंड में का ऑर्डर प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे मैं अब रन करता हूँ नोटिफिकेशन। तो देख सकते हैं आप जैसे जैसे यहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं वो यहाँ हैंडल हो रहे हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पर एनालिटिक्स रन करता हूँ। ये एनालिटिक्स क्या करेगा, ये रेवेन्यू कैलकुलेट करेगा। सारे ऑर्डर्स जितने भी ऑर्डर्स हो रहे हैं उनके रेट के हिसाब से ये रेवेन्यू जनरेट करता रह रहा है। और यही है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। अब हम फेलियर सिनेरियो सिमुलेट करते हैं। अब हम इसको एनालिटिक्स को स्टॉप करते हैं। तो मैं Ctrl+C दबा के इसको स्टॉप करता हूँ। और ये देखो लास्ट हमारा था बेंगलोर का रेवेन्यू जो कि यहाँ कहीं था। और यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे ऑर्डर्स भी चल रहे हैं, नोटिफिकेशंस भी चल रहे हैं। इसको ऐसा समझो कि एनालिटिक्स क्रैश हो चुकी है, पर फिर भी ऑर्डर्स आ रहे हैं और नोटिफिकेशंस भी जा रही हैं और चेकआउट परफेक्टली चल रहा है। यही चीज़ राहुल वाले इंसिडेंट में नहीं थी। वहाँ नोटिफिकेशन गिरते ही चेकआउट भी गिर गया था। अब वापस एनालिटिक्स शुरू करते हैं और ध्यान से देखना क्या होगा।
ये देखो, इसने वापस जितने भी मैसेजेस थे उनको हैंडल कर लिया। अब यहां 1 सेकंड रुक के सोचो, ये सर्विस तो बंद थी, प्रोड्यूसर तभी भी ऑर्डर भेज रहा था और रीस्टार्ट होते ही सारा मिस डेटा कैचअप हो गया। और ध्यान से देखो, एनालिटिक्स के कोड में रिकवरी की एक भी लाइन नहीं है, ना डेटाबेस क्वेरी ना रिट्राई स्क्रिप्ट। वो बस ऑर्डर इवेंट्स को सब्सक्राइब करती है और बाकी सब कुछ काफका खुद संभालता है। फिलहाल इसको अभी ऑब्जर्व करो, पहले हम काफका का मेंटल मॉडल बनाते हैं, वरना ये रिकवरी सच में मैजिकल लगने लगेगी। इस रिकवरी के पीछे 3 प्राइमरी कंसेप्ट्स हैं, टॉपिक्स, पार्टीशंस और ऑफसेट्स, और इनके ऊपर काम करता है कंज्यूमर ग्रुप्स। इन्हें समझ लिया तो काफका का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। इसीलिए पहले बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक को समझना सबसे सिंपल है, इसे एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह समझो। जैसे आपके अलग अलग ग्रुप्स होंगे व्हाट्सएप में, फैमिली ग्रुप जहां सिर्फ फैमिली के मैसेजेस आते हैं, ऑफिस का ग्रुप जहां ऑफिस के मैसेजेस। काफका भी डेटा को कैटेगरी वाइज अलग ग्रुप्स में रखता है, जिन्हें हम टॉपिक्स कहते हैं। हमारे तड़का सेटअप में कई टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे ऑर्डर इवेंट्स, पेमेंट इवेंट्स और डिलीवरी इवेंट्स। टॉपिक हमारे सिस्टम का लॉजिकल एड्रेस है, जहां डेटा क्लासिफाई होता है, और इसका फिजिकल मॉडल बड़ा सिंपल है। काफका हर टॉपिक को एक सिंपल अपेंड ओनली लॉग की तरह डिस्क पर स्टोर करता है। जो भी इवेंट आएगा फाइल के एंड में ऐड हो जाएगा। लेकिन अब यहां एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सोचो, अगर स्केल बढ़ जाए और थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स पर सेकंड आने लगे, तो क्या एक सिंगल फाइल इस हैवी रीड राइट लोड को झेल पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एक ही फाइल पर सारे राइट्स होंगे तो डिस्क आईओ बॉटलनेक बन जाएगा और स्केलिंग खत्म हो जाएगी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफका टॉपिक्स को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिन्हें हम कहते हैं पार्टीशंस। पार्टीशंस ही काफका की स्केलिंग और हाई थ्रूपुट का असली इंजन है। और इसे समझने के लिए स्क्रीन पर इस मुंबई लोकल ट्रेन के डायग्राम को देखो। मान लो पूरी ट्रेन एक टॉपिक है, तो उसके अलग अलग कोचेस हमारे पार्टीशंस हैं। फिजिकल लेवल पर हर पार्टीशन एक इंडिपेंडेंट लॉग फाइल है, जो अलग डिस्क पर स्टोर हो सकती है, ताकि हम मल्टीपल मशीन्स को पैरेलल में यूज कर सकें। लेकिन इससे सिस्टम के एक इंपॉर्टेंट रूल पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। काफका पूरे टॉपिक में सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग की गारंटी नहीं देता। ऑर्डरिंग की गारंटी सिर्फ एक सिंगल पार्टीशन यानी एक सिंगल कोच के अंदर होती है। अगर आपने पूरे टॉपिक को ऑर्डर्ड मान लिया तो प्रोडक्शन में डेटा करप्ट हो जाएगा। चलो इस लोकल ट्रेन के बिहेवियर को थोड़ा और विजुअलाइज करते हैं। देखो, कोच 1 यानी P0 में जो पैसेंजर पहले घुसेंगे वो सीक्वेंस में पहले होगा। कोच 2 यानी P1 में भी वैसा ही रूल चलेगा। लेकिन आप कोच 1 और कोच 2 के पैसेंजर्स को कंपेयर नहीं कर सकते कि पहले कौन आया था। काफका पार्टीशन भी बिल्कुल ऐसे ही चलता है। तो पार्टीशन के अंदर तो ऑर्डरिंग गारंटीड है, क्रॉस पार्टीशन ऑर्डरिंग नहीं। और ये कोई कमी नहीं है, यही तो उसकी स्केलिंग स्ट्रैटेजी है। क्योंकि अगर आपको ग्लोबल ऑर्डरिंग चाहिए तो काफका को सब कुछ एक ही लेन में चलाना पड़ेगा और तब स्केलेबिलिटी खत्म हो जाएगी। और यहाँ आर्किटेक्ट को एक डिसीजन लेना पड़ता है, या तो परफेक्ट सीक्वेंस ले लो यानी सिंगल पार्टीशन, या मैसिव स्केल ले लो यानी मल्टीपल पार्टीशंस। दोनों चीजें फुल पावर पर एक साथ नहीं मिल सकती। चलो इसे टर्मिनल पर टेस्ट करते हैं। हम देखेंगे कि आखिर काफका डेटा को 3 अलग अलग पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है। और इसके लिए हमारे पास है पार्टीशन demo.js। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने नंबर ऑफ पार्टीशंस 3 दिए हैं। टॉपिक का नाम पार्टीशन डेमो है, और पहला पार्ट अगर देखिए, इसमें हमने 3 अलग अलग पार्ट हैं जिसको हम कंसोल में चेक करेंगे। तो पहले पार्ट में अगर देखोगे तो हर बार सेंड करते वक्त हमारी की फिक्स्ड है, जो कि मुंबई हार्ड कोडेड है। लेकिन पार्ट 2 में हमने अलग अलग सिटीज़ डाली हैं, क्योंकि ये सिटी डायनेमिकली आएगी। तो आइए देखते हैं कि जब की सेम होती है तब राउटिंग कैसे होती है, और जब की अलग अलग होती हैं तो क्या होता है। तो यहाँ चलो एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं और रन करते हैं npm run partition demo। इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ और पहले पार्ट के आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 8 तक हर बार की मुंबई है, और हर ऑर्डर पार्टीशन 1 में गया। इसी वजह से इन ऑर्डर्स के बीच एक सीक्वेंस बनी हुई है, और यहाँ पर ऑर्डरिंग गारंटीड है।
ठीक है, अब पार्ट 2 देखते हैं, जहां हमारे पास अलग अलग सिटीज थी। तो यहां राउटिंग बिल्कुल अलग हुई। मुंबई अभी भी पार्टीशन 1 में गया, लेकिन दिल्ली पार्टीशन 2 में और बेंगलोर पार्टीशन 0 में। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, काफका हर नई सिटी के नाम का एक हैश बनाता है और उससे टोटल पार्टीशंस, अब यहां पर 3 पार्टीशंस थे तो 3 से डिवाइड करके राउट करता है। मतलब अगर आपकी सिटी अलग है तो उसका हैश अलग होगा और उसका पार्टीशन अलग होगा। और एंड में पार्ट 3 की समरी देखो। पार्टीशन 1 में 50 मैसेजेस हैं, पर पार्टीशन 0 और 2 में 15-15 हैं। और यहां सबसे बड़ा टेक्निकल इंसाइट लिखा है, ऑर्डरिंग इज ओनली गारंटीड विद इन अ पार्टीशन, अक्रॉस पार्टीशंस नो ऑर्डरिंग गारंटीड। और यही फीचर काफका को मैसिवली स्केल करता है। लेकिन यही स्केलिंग एक बहुत बड़ी फ्यूचर प्रॉब्लम बन सकती है, जिसे हम कहते हैं हॉट पार्टीशंस। पर उससे पहले एक छोटा सा और जरूरी कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, ऑफसेट, जिसमें डेटा रिप्ले का राज छुपा है। मान लो पार्टीशन 1 में नए मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, ऑर्डर 1 2 3 4। हमने देखा कि मैसेज राइट होते ही उसे पार्टीशन मिलता है और हर मैसेज को पार्टीशन के अंदर एक सीक्वेंस नंबर मिलता है, 0 1 2 3 4। इन नंबर्स को हम कहते हैं ऑफसेट। ये एक नोटबुक के पेज नंबर की तरह है जो इवेंट की एग्जैक्ट डेटाबेस पोजीशन फिक्स करता है। याद रखना, ऑफसेट ग्लोबल नहीं होता, हर पार्टीशन का अपना ऑफसेट 0 से शुरू होकर इंडिपेंडेंटली चलता है। इस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कंज्यूमर को बस अपना रीड नोटबुक पेज इंडेक्स या लास्ट प्रोसेस्ड ऑफसेट ट्रैक करना होता है। अगर कंज्यूमर ऑफसेट 47 तक प्रोसेस करके क्रैश हो गया तो रीस्टार्ट होने के बाद उसे दोबारा स्टार्टिंग से फाइल्स क्वेरी नहीं करनी पड़ेंगी। वो सीधा पार्टीशन रीड पॉइंटर रीड करके ऑफसेट 48 से कंटिन्यू करेगा। यही कमिटेड ऑफसेट ट्रैकिंग हमारे सिस्टम को फॉल्ट टॉलरेंट बनाती हैं। पर अब एक सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन सोचो, अगर टॉपिक के 3 पार्टीशन हैं और हम 10 कंज्यूमर सर्वर्स लगा दें तो क्या थ्रूपुट 10x हो जाएगा? थोड़ा सोचो। अगर आपको लगता है हाँ, तो यहां कंज्यूमर ग्रुप्स का प्राइमरी रूल ध्यान से समझना होगा। कंज्यूमर ग्रुप का सिंपल मतलब है कंज्यूमर्स की एक टीम जो पैरेलल में टास्क कोऑर्डिनेट करती है। तड़का ऐप पर ट्रैफिक स्पाइक आने पर हमने नोटिफिकेशन सर्विस के 3 रेप्लिका कंटेनर्स डिप्लॉय कर दिए। ये तीनों रेप्लिकास मिलाकर बनते हैं एक कंज्यूमर ग्रुप। काफका इस पूरे कंज्यूमर ग्रुप को सिंगल एप्लीकेशन टीम की तरह मॉनिटर करता है और पार्टीशंस को इन एक्टिव टीम मेंबर्स में इक्वली डिवाइड कर देता है ताकि डेटा कोलिजन या डुप्लीकेट प्रोसेसिंग ना हो। लेकिन यहां एक स्ट्रिक्ट स्केलिंग लिमिट है, ग्रुप के टोटल वर्कर्स पार्टीशन से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर हमारे पास 3 पार्टीशंस हैं और हमने 5 कंज्यूमर्स चला दिए तो 2 कंज्यूमर्स बिल्कुल आइडल बैठेंगे क्योंकि उन्हें कोई असाइनेबल पार्टीशन नहीं मिलेगा। चलो अब कोड और टर्मिनल पर इसको देखते हैं। असली समझ तब आती है जब क्लस्टर को स्केल करते हैं। यहां पर मैंने स्केलिंग डेमो वाली फाइल ओपन की है और यहां पर आप लाइन नंबर 10 से 12 तक देखिए। हमारा ग्रुप आईडी है स्केलिंग डेमो ग्रुप, ठीक है। और काफका के अंदर हम अलग अलग इंस्टेंसेस भेज रहे हैं। ये इंस्टेंस हम बाहर से ले रहे हैं। अभी हमने पिछले डेमो में देखा था ऑर्डर इवेंट्स के 3 पार्टीशन हैं, तो यहां हम क्या करेंगे, 4 कंज्यूमर स्टार्ट करके देखेंगे। तो यहां पर देखो विथ डिफरेंट नंबर्स मैं पास कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं प्रोड्यूसर स्टार्ट करता हूं और फिर एक एक करके सारे इंस्टेंसेस शुरू करते हैं। पहले 3। ओके, अगर यहां पर आप देखोगे तो हर एक को काफका ने ऑटोमेटिकली एक एक पार्टीशन में बांट दिया है। अब मैं चौथा इंस्टेंस शुरू करता हूं। हमारे पास 3 ही पार्टीशन थे। अब देखते हैं अगर ये कंज्यूमर आएगा तो क्या होगा। यहां पर आप देख सकते हो नो पार्टीशंस असाइंड, आइडल कंज्यूमर। तो यही था जवाब, 3 पार्टीशंस थे और यहां पर 4 कंज्यूमर्स लग गए। काम सिर्फ 3 को मिला, चौथा आइडल बैठ गया। अब मान लो मैं इसको स्टॉप करता हूं तो यहां पर देखो क्या लिखा है, लीविंग ग्रुप। तो ये छूट गया। अब क्योंकि रीबैलेंसिंग हो गई तो इसको पार्टीशन असाइन हो गया। मतलब पार्टीशन काउंट ही आपकी मैक्सिमम पैरेललिज्म्स डिसाइड करता है। इसीलिए ये कोई रैंडम नंबर नहीं होता, फ्यूचर स्केल देखकर चूज होता है। और इस लिमिट्स टेस्टिंग के साथ हम एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन डेंजर देखेंगे, हॉट पार्टीशन।
जहां क्लस्टर हेल्दी होने पर भी सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। और इसका रीजन काफका नहीं, हमारे कीज की इंजीनियरिंग होती है। अब यहां जरा ऊपर वाले डायग्राम को ध्यान से देखो। पेपर पर तो 3 पार्टीशंस हैं, सब बैलेंस दिखता है, पर रियलिटी कुछ और है। यहाँ 3 पार्टीशन हैं, पर एक्चुअल काम सिर्फ एक ही कर रहा है, बाकी ऑलमोस्ट खाली बैठे हैं। यानी स्केल हमने पेपर पर तो बना दिया, प्रैक्टिकली नहीं। और ये काफका की गलती नहीं, ये आर्किटेक्ट के की डिजाइन की गलती है। इसीलिए पार्टीशन की सिर्फ एक राउटिंग डिसीजन नहीं है, ये एक स्केलिंग डिसीजन है। अगर की गलत चुन ली तो क्लस्टर महंगा भी पड़ेगा और फिर भी स्लो चलेगा। चलो इस प्रॉब्लम को भी टर्मिनल पर रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर इसका फिक्स लगाते हैं। अब मान लो तड़का का 70% ट्रैफिक अकेले मुंबई से आ रहा है और हमने सीधा सिटी को पार्टीशन की बना दिया। इसका डेमो सिमुलेट करने के लिए हमारे पास हॉट पार्टीशन डेमो.js है। तो यहाँ पर कोड में यही सिमुलेट किया है। 100 ऑर्डर्स हैं जिसमें 70 मुंबई को हैं। ठीक है, अब हम रन करते हैं npm run hot partition और इसका पार्ट 1 का देखते हैं रिजल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो पार्टीशन 1 पे 70% है और बाकी 2 ऑलमोस्ट खाली हैं। एक पार्टीशन पर आग लगी है तो ये हॉट पार्टीशन है और उसका कंज्यूमर पीछे लगेगा, बाकी आइडियल बैठे रहेंगे। तो अभी इसके फिक्स के लिए यहाँ पर कोड में देखो हमने बकेट कीज इंट्रोड्यूस कर दिए। तो अब इसमें क्या हुआ, वही मुंबई ट्रैफिक तीनों पार्टीशंस में फैल गया। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हेल्दी है। पर याद रखो यहां पर ट्रेड ऑफ भी आ गया। पहले मुंबई का सारा डेटा एक लेन में था, अब कई में बट गया। स्केल बढ़ गया पर स्ट्रिक्ट पर सिटी ऑर्डरिंग थोड़ी कमजोर हो गई। तो डेमो में हमने देखा कि बकेटेड की से फिक्स कैसे होता है, पर हर सोल्यूशन का एक ट्रेड ऑफ होता है। यहां ट्रेड ऑफ है ऑर्डरिंग। पहले मुंबई के सारे इवेंट्स एक पार्टीशन में जाते थे, अब कई में बट गए। स्केल तो बढ़ा पर स्ट्रिक्ट पर सिटी ऑर्डरिंग थोड़ी कमजोर हो गई। और असली आर्किटेक्ट का काम भी यही है, ट्रेड ऑफ्स को समझना, क्योंकि परफेक्ट सोल्यूशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती। और इस प्रॉब्लम का एक और साइड इफेक्ट भी है, कंज्यूमर लैग। यहां प्रोड्यूसर आगे निकलता जाता है पर ओवरलोडेड पार्टीशन का कंज्यूमर पीछे रह जाता है और धीरे धीरे बैकलॉग जमना शुरू हो जाता है। इसे एक हाईवे टोल प्लाजा की तरह समझो। पीछे से गाड़ियां यानी प्रोड्यूसर 100 की स्पीड से आ रही हैं, पर टोल बूथ वाले भैया ने एक गाड़ी वाले को रोक रखा है, जिसकी वजह से पीछे गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाएगी। काफका में बस उस लाइन को हम कंज्यूमर लैग कहते हैं। प्रोडक्शन काफका क्लस्टर्स में कंज्यूमर लैग सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ मैट्रिक्स में से एक है और अक्सर जब लैग बढ़ता दिखे तो रूट कॉज कंज्यूमर्स नहीं होते, रूट कॉज होता है हॉट पार्टीशन। तो अब तक हमने काफका के बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए, टॉपिक्स, पार्टीशंस, कंज्यूमर ग्रुप्स और ऑफसेट्स। अब चलो वापस चलते हैं वीडियो के शुरू वाले क्रैश डेमो पर। तब हमने सिर्फ आउटकम देखा था, सर्विस बंद हुई, ऑर्डर्स चलते रहे, रीस्टार्ट के बाद मिस्ड इवेंट्स वापस आ गए। अब उसी सीन को स्लो मोशन में समझते हैं और अब वो मैजिक नहीं आर्किटेक्चर लगेगा। प्रोडक्शन में ये सीन रोज का है, कोई पॉड क्रैश हो गया, कोई डिप्लॉयमेंट फेल हो गई, किसी सर्विस में मेमोरी लीक आ गई। तो यहाँ सवाल ये नहीं है कि फेलियर होगा या नहीं, सवाल ये है कि फेलियर के बाद रिकवरी कैसे होगी। और इसी वजह से काफका का रिकवरी मॉडल इतना पावरफुल है। चलो टर्मिनल में इसे लाइव देखते हैं। अब वापस आते हैं हम अपने पहले वाले डेमो पे। मैं तीनों को फिर से एक बार रन कर देता हूं। तो अभी यहां पर देख सकते हैं एनालिटिक्स हेल्दी है, ऑर्डर्स आ रहे हैं और रेवेन्यू भी कैलकुलेट हो रहा है, सब नॉर्मल चल रहा है। अब मान लो प्रोडक्शन में एनालिटिक्स सर्विस क्रैश हो गई, तो यहां पर इसको हम क्रैश कर देते हैं। लो गई है, देखो चेकआउट चल रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस भी जा रही हैं, बिजनेस रुका नहीं। यही डीकपलिंग का असली फायदा था। एक सर्विस गिरी पर पूरा सिस्टम नहीं गिरा। और ऑनेस्टली इसी वजह से मैच्योर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स सर्वाइव करते हैं। अब वापस स्टार्ट करता हूं इसको और ध्यान से देखो ये कहां से कंटिन्यू करता है। इसने शुरू से नहीं किया, जहां छोड़ा था वहीं से किया। और अगर आप एनालिटिक्स का कोड देखोगे तो यहां हमने ऑफसेट मैन्युअली हैंडल नहीं किया। काफका जेएस बाय डिफॉल्ट हर प्रोसेस हुए मैसेज का ऑफसेट काफका को कमिट करता जाता है।
वही कमिटेड ऑफसेट रीस्टार्ट पर बुकमार्क बन जाता है। और यही अब समझने वाला कंसेप्ट है कमिटेड ऑफसेट। आसान भाषा में समझो, जब एनालिटिक्स कोई इवेंट सक्सेसफुली प्रोसेस कर लेती है तो वो काफका को बोलती है, बॉस यहां तक का काम हो गया, और काफका उस पोजीशन को सेव कर लेता है। कोई हैवी डेटाबेस ट्रांजैक्शन नहीं, बस एक चेक पॉइंट, एक बुकमार्क जहां तक कंज्यूमर सेफली पहुंचा है। और इसी एक बुकमार्क की वजह से पूरी रिकवरी पॉसिबल होती है। एक सेकेंड इसे ध्यान से देखो, ये सर्विस कुछ मिनट पहले बंद थी, प्रोड्यूसर तब भी ऑर्डर्स भेज रहा था, पर रीस्टार्ट होते ही सारा मिस डेटा रिकवर हो गया। किसी ने ना मैनुअली क्वेरी चलाई, ना रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए। काफका ने बस कंज्यूमर को उसके लास्ट कमिटेड ऑफसेट के बाद वाले मैसेज दे दिए। इसीलिए एनालिटिक्स, ऑडिट और रिपोर्टिंग सिस्टम्स काफका के साथ इतने पावरफुल बन जाते हैं। पर अभी जो हुआ, टेक्निकली ये रिप्ले नहीं था, ये रिकवरी थी, और दोनों का फर्क समझना जरूरी है। अभी कंज्यूमर क्रैश हुआ और रीस्टार्ट होके वहीं से कंटिन्यू किया, इसे हम कहते हैं रिकवरी। पर मान लो एनालिटिक्स डेटाबेस करप्ट हो गया, या आपने रेवेन्यू का लॉजिक ही बदल दिया, और अब आपको पिछले 2 दिन का पूरा डेटा दोबारा कैलकुलेट करना है, तब आता है फुल रिप्ले। फुल रिप्ले में कंज्यूमर को उसके करंट ऑफसेट से नहीं, किसी पुराने ऑफसेट से शुरू कराया जाता है। यानी हम कह रहे होते हैं, जो कुछ भी हुआ था वो सब मुझे दोबारा पढ़ा दो। और क्योंकि काफका मैसेजेस को तुरंत डिलीट नहीं करता, ये मुमकिन हो जाता है। यही चीज काफका को ट्रेडिशनल क्यू से बिल्कुल अलग बनाती है। चलो इसे भी टर्मिनल पर देखते हैं। कोड में 3 फेजेस हैं। फेज 1 पहले 10 मैसेजेस कंज्यूम किए, फेज 2 में हमने ऑफसेट को 0 कर दिया, और फेज 3 वही कंज्यूमर अब शुरू से सब कुछ दोबारा पढ़ रहा है। तो चलो अब मैं रन करता हूं npm run offset reset। तो यहां पर हम देख सकते हैं पुराना डेटा फिर से प्रोसेस हो रहा है, और इसी रिप्ले की वजह से कंपनीज पूरे एनालिटिक्स सिस्टम, सर्च इंडेक्सेस, यहां तक कि ML पाइपलाइंस भी दोबारा बना लेती हैं, सब उसी हिस्टोरिकल इवेंट स्ट्रीम से। एक बार इवेंट सही स्टोर हो गया तो कल एनालिटिक्स बनाओ, परसों रिकमेंडेशन इंजन, डेटा वही रहता है। पर यहां एक ट्रैप है। सिर्फ इसीलिए कि काफका डेटा स्टोर करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैसेज एग्जैक्टली एक बार प्रोसेस होगा। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में फेलियर्स अजीब होते हैं। कभी कंज्यूमर क्रैश हो जाएगा, कभी नेटवर्क फेल होगा, कभी एक्नॉलेजमेंट ही गायब हो जाएगा। और इसी से काफका का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, डिलीवरी गारंटीज। और अगर आप पेमेंट्स, ऑर्डर्स, इन्वेंट्री या पैसे से जुड़ा कोई भी सिस्टम बना रहे हो, तो ये सेक्शन बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां गलती हुई तो सिर्फ बग नहीं आएगा, सीधा बिजनेस लॉस आएगा। अब तक हमने देखा काफका डेटा रिलायबली स्टोर करता है, कंज्यूमर्स रिकवर करते हैं और रिप्ले होता है। पर एक और सवाल, अगर बीच में नेटवर्क ही फेल हो जाए तो क्या होगा? अगर कंज्यूमर क्रैश हो जाए तो क्या? अगर एक्नॉलेजमेंट खो जाए तो क्या तब भी हर ऑर्डर एग्जैक्टली एक बार प्रोसेस होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में यह सवाल सोच से ज्यादा मुश्किल है, और इसी से निकलती हैं डिलीवरी गारंटीज। एट मोस्ट वंस, एट लीस्ट वंस और एग्जैक्टली वंस, तीनों इंटरव्यूज में भी पूछी जाती हैं और प्रोडक्शन इंसिडेंट्स में भी दिखती हैं। तो चलो टर्मिनल पर देखते हैं। सबसे पहले एट मोस्ट वंस। इस मॉडल में कंज्यूमर पहले ऑफसेट कमिट करता है, प्रोसेसिंग बाद में होती है। यानी काफका को पहले ही बोल दिया, बॉस हो गया, और असली काम बाद में शुरू होता है। अब इस मॉडल की प्रॉब्लम देखते हैं। देखो, इस डेमो में पहले हमने ऑफसेट कमिट किए, फिर प्रोसेसिंग कर रहे हैं। यानी काफका को हमने पहले ही बोल दिया कि भाई काम हो गया, लेकिन काम हम एक्चुअली बाद में कर रहे हैं। तो चलो इसको अब हम टर्मिनल में रन करके देखते हैं। तो यहां पर हमने कोड में ऑर्डर नंबर 3 पे क्रैश कराया। तो यहां पर क्या हुआ, ऑफसेट तो कमिट हो चुका था उससे पहले, लेकिन प्रोसेसिंग पूरी हुई ही नहीं और कंज्यूमर क्रैश हो गया। रीस्टार्ट के बाद काफका सोचेगा ये तो हो चुका है, और मैसेज हमेशा के लिए गायब। इसीलिए इसे कहते हैं एट मोस्ट वंस, मतलब मैसेज 0 या एक बार, डुप्लीकेट कभी नहीं प्रोसेस होगा, लेकिन लॉस हो सकता है। और ट्रांजैक्शन सिस्टम्स ये रिस्क नहीं ले सकते। अब इसका बिल्कुल उल्टा देखते हैं, एटलीस्ट वंस, जहां पहले प्रोसेसिंग होती है, यहां ऑफसेट कमिट बाद में होता है। अब देखो क्या होता है।
अब यहां पर कोड उल्टा कर दिया है, तो पहले प्रोसेसिंग कर रहे हैं और ऑफसेट कमिट बाद में कर रहे हैं। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो यहां पर ऑर्डर नंबर 103 प्रोसेस तो हो गया था, पर कमिट होने से ठीक पहले क्रैश आ गया। रीस्टार्ट के बाद काफका को लगा ये हुआ ही नहीं और उसने दोबारा भेज दिया। तो रिजल्ट क्या हुआ? डुप्लीकेट प्रोसेसिंग। मतलब एटलीस्ट वंस में मैसेज कभी लूज नहीं होता, पर डुप्लीकेट आ सकता है। और असली दुनिया में काफका का बड़ा हिस्सा इसी मोड में चलता है, क्योंकि मैसेज लॉस अक्सर डुप्लीकेट से ज्यादा खतरनाक होता है। और डुप्लीकेट सिर्फ कंज्यूमर से नहीं आते, प्रोड्यूसर से भी आ सकते हैं। मान लो ब्रोकर ने इवेंट ले लिया, पर एक्नॉलेजमेंट नेटवर्क में खो गया। प्रोड्यूसर सोचेगा पहुंचा ही नहीं और वही इवेंट दोबारा भेज देगा। इसीलिए प्रोडक्शन में आइडेम्पोटेंट प्रोड्यूसर ऑलमोस्ट ऑलवेज एनेबल रहता है। ब्रोकर डुप्लीकेट राइट्स खुद रिजेक्ट कर देता है, पर एक आर्किटेक्ट इसे और गहरा सोचता है। डुप्लीकेट प्रोड्यूसर से, कंज्यूमर से, नेटवर्क से, कहीं से भी आ सकता है। तो आखिर फाइनल सेफ्टी नेट क्या है? आइडेम्पोटेंट कंज्यूमर। ये प्रोसेसिंग शुरू करने से पहले एक चेक लगाता है, क्या ये ऑर्डर पहले से प्रोसेस हो चुका है? अगर हाँ तो स्किप। आइडेम्पोटेंट कंज्यूमर उस शादी के रिसेप्शन वाले अंकल की तरह हैं जो गेट पर खड़े रहते हैं। अगर एक मेहमान पहले अंदर जा चुका है तो दोबारा आने पर उनको वापस हार नहीं पहनाया जाएगा, बस मुस्कुराकर अंदर भेज देते हैं। सिस्टम में एक इवेंट 4 बार आए फिर भी प्रोसेसिंग 1 बार होगी। चलो इसे भी टर्मिनल पर टेस्ट करते हैं। इस डेमो में मैंने 7 मैसेजेस भेजे हैं, जिसमें जानबूझ के डुप्लीकेट्स हैं। ऑर्डर 201 तो 3 बार है। असली लॉजिक यहां 2 लाइन का है। एक प्रोसेस्ड ऑर्डर्स नाम का सेट हर मैसेज पर चेक करता है, अगर ये ऑर्डर पहले से सेट में है तो स्किप, वरना प्रोसेस करके सेट में ऐड कर दो। इसको चलो रन करके देखते हैं। नेटवर्क ने 7 इवेंट्स भेजे, पर असली बिजनेस प्रोसेसिंग हुई सिर्फ 4 की। बाकी 3 डुप्लीकेट्स चुपचाप इग्नोर हो गए। यही प्रोडक्शन का असली पैटर्न है। एटलीस्ट वंस डिलीवरी प्लस कंज्यूमर को आइडेम्पोटेंट बना दो। यही प्रोडक्शन का असली पैटर्न है। एटलीस्ट वंस डिलीवरी प्लस कंज्यूमर को आइडेम्पोटेंट बना दो। और असली प्रोडक्शन में ये चेक हम इन मेमोरी सेट में नहीं करते। रेडिस, सीक्वल यूनिक कंस्ट्रेंट्स, डेडिकेटेड आइडेम्पोटेंसी टेबल्स या पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडीज यूज करते हैं, क्योंकि मेमोरी तो रीस्टार्ट के साथ उड़ जाती है, बिजनेस डेटा नहीं उड़ता। अब आता है वो टर्म जो सबको बहुत पसंद है, एग्जैक्टली वंस। और यही वो जगह है जहां इंटरनेट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसका फुल लाइव डेमो में जानबूझ के नहीं दिखा रहा, क्योंकि काफका का एग्जैक्टली वंस मेनली काफका टू काफका वर्कफ्लोज में ही मीनिंगफुल होता है। जैसे एक टॉपिक से कंज्यूम करो, ट्रांसफॉर्म करो और दूसरे काफका टॉपिक में ट्रांजैक्शनली लिखो। यहां काफका ट्रांजैक्शंस काम आती हैं, पर हमारे तड़का डेमो में कंज्यूमर काफका से बाहर जा रहा है। और असली सिस्टम्स में हम सिर्फ काफका से बात नहीं करते, क्लिक हाउस में रेवेन्यू लिखते हैं, रेडिस अपडेट करते हैं, ट्यूलियो से एसएमएस भेजते हैं, पेमेंट गेटवेज कॉल करते हैं। और जैसे ही सिस्टम काफका के बाहर निकला, एग्जैक्टली वंस का वादा कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए मैच्योर आर्किटेक्ट्स एग्जैक्टली वंस के पीछे नहीं भागते, वो आइडेम्पोटेंट सिस्टम्स बनाते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट को संभालना परफेक्ट गारंटी के पीछे भागने से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है। अब तक राहुल का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ चुका था। उसने डीकपलिंग देखी, रिप्ले देखा, कंज्यूमर ग्रुप्स देखे और फिर उसने वो सवाल पूछा जो लाखों इंजीनियर्स पूछते हैं, दीपक, अगर काफका इतना पावरफुल है तो RabbitMQ जैसे टूल्स क्यों यूज होते हैं? और ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सवाल ये नहीं होता कि कौन सा टूल बेटर है, बल्कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा बेटर है, ये सवाल होता है। इसीलिए एक गोल्डन रूल याद रखो, टूल्स मत कंपेयर करो, पहले प्रॉब्लम्स कंपेयर करो। और सबसे बड़ी गलती ही यही होती है, काफका पसंद आता है और फिर लोग हर प्रॉब्लम पर काफका थोपने लगते हैं। अब अगर दिन भर में कुछ 100 मैसेजेस आ रहे हैं, रिप्ले नहीं चाहिए, बस बैकग्राउंड जॉब्स चलानी है, तो काफका लगा के आप सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। मतलब आर्किटेक्चर का मतलब ज्यादा टेक्नोलॉजी लगाना नहीं, सही टेक्नोलॉजी लगाना है। प्रॉब्लम अलग तो विनर भी अलग।
और काफका और RabbitMQ की तो सोच ही अलग है। RabbitMQ का मकसद काम किसी वर्कर तक पहुंचाना है और काफका का मकसद इवेंट को सेफली रिकॉर्ड करो और कई सिस्टम्स को अपने हिसाब से कंज्यूम करने दो। फर्क छोटा लगता है पर आर्किटेक्चर के डिसीजंस इसी लेवल पर बनते हैं। तड़का में ही ले लो, एक ऑर्डर इवेंट का यूज कौन करेगा? नोटिफिकेशन, एनालिटिक्स, सर्च, फ्रॉड डिटेक्शन, फ्यूचर रिकमेंडेशन इंजन। और समझदारी से कल को कोई नई टीम भी आ सकती है। एक इवेंट, मल्टीपल कंज्यूमर्स और ऊपर से रिप्ले, यही तो काफका का स्वीट स्पॉट है। अब दूसरा सिनेरियो लो, रेस्टोरेंट ने नई फूड फोटो अपलोड की। करना क्या है? इमेज रीसाइज, कंप्रेस करना है, थंबनेल बनाना है और काम खत्म। यहां ना कोई हिस्टोरिकल रिप्ले चाहिए, ना मल्टीपल एनालिटिक्स पाइपलाइन। बस एक टास्क है जो किसी एक वर्कर को कंप्लीट करना है और इसी जगह RabbitMQ यूजफुल होता है। टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, वर्कर क्यूज, बैकग्राउंड जॉब्स, सिंपल और इफेक्टिव। और अगर दोनों को एक एनालॉजी में समझना हो तो मैं ऐसे कहूंगा, RabbitMQ एक पोस्टमैन की तरह है। लेटर उठाओ, रिसीवर तक पहुंचाओ, उसका काम खत्म। और काफका एक सीसीटीवी कैमरे की तरह है, उसका काम डिलीवरी नहीं, रिकॉर्डिंग है। सिस्टम में जो कुछ हुआ वो लॉग में रिकॉर्ड होता रहता है, चाहे कोई देखे या ना देखे। और इसी रिकॉर्डिंग की वजह से रिप्ले होता है, एनालिटिक्स रीबिल्ड होती है और कल नए कंज्यूमर्स भी जोड़े जा सकते हैं। और यही तो काफका की सबसे बड़ी सुपर पावर है। दोनों इकोसिस्टम में पेड मैसेजेस के लिए DLQ पैटर्न यूज होता है, मतलब प्रॉब्लमेटिक मैसेजेस को साइड में पार्क कर दो ताकि बाकी सिस्टम चलता रहे। और एक प्रैक्टिकल पॉइंट याद रखना, काफका सीखना और काफका चलाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपके पास डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म टीम नहीं है तो मैनेज्ड काफका समझदार चॉइस हो सकती है, क्योंकि इससे आपका फोकस बिजनेस पे रहेगा, इंफ्रा पालने पर नहीं। और अगर पूरे बात को एक सिंपल फ्रेमवर्क में समझना हो तो मैं ऐसे सोचूंगा, तो टास्क डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो RabbitMQ, इवेंट स्ट्रीम करने हैं तो काफका, मल्टीपल सिस्टम्स को सेम डाटा चाहिए तो काफका, रिप्ले इंपॉर्टेंट है तो काफका, वर्कर क्यूज और बैकग्राउंड जॉब्स हैं तो RabbitMQ। और कई मैच्योर कंपनीज तो दोनों यूज करती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी दोनों तरह की होती हैं। मतलब आर्किटेक्चर का गोल विनर चूज करना नहीं, सही टूल चूज करना है। और यही मुझे वीडियो के स्टार्ट वाली लिंक्डइन स्टोरी याद दिलाती है। लिंक्डइन ने काफका बनाया और लगभग 15 साल प्रोडक्शन में चलाया। उनके 2025 इंजीनियरिंग ब्लॉग के मुताबिक उस स्केल पर काफका 100 से ज्यादा क्लस्टर्स और रोजाना पीटाबाइट्स ऑफ डेटा हैंडल कर रहा था। और उस स्केल पर उन्होंने कुछ नेक्स्ट जनरेशन इंटरनल सिस्टम्स बनाने शुरू कर दिए। उसकी पूरी डिटेल्स उनके इंजीनियरिंग ब्लॉग में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रॉब्लम ही बदल गई थी। चैलेंज अब इवेंट्स प्रोसेस करना नहीं था, बल्कि मैसिव मेटाडेटा कोऑर्डिनेशन और क्लस्टर मैनेजमेंट था। और इसी में मेरे इस पूरे वीडियो का लेसन छुपा है। टूल से प्यार मत करो। प्रॉब्लम बदले, स्केल बदले तो आर्किटेक्चर को भी इवॉल्व होना चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, लेसन काफका नहीं, लेसन अडेप्टेशन है। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, टूल्स बदलते रहते हैं, पर आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स वैसे ही रहते हैं। इसीलिए अगर आप प्रिंसिपल समझ लो तो काफका हो, RabbitMQ हो या कल कोई नया टूल, आप अडेप्ट कर ही लोगे। पर इस पूरे वीडियो से अगर आप कुछ लेके जाना चाहो तो वो काफका नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्किटेक्चर होना चाहिए। राहुल वाले इंसिडेंट में बग तो नोटिफिकेशन सर्विस में था, पर आउटेज आर्किटेक्चर ने बनाया। और अब आपके लिए एक छोटी सी चेकलिस्ट। कल अगर आप प्रोडक्शन में काफका लगाने जाओ तो सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बना देना काफी नहीं है। पार्टीशन की सोच समझकर चूज करो, कंज्यूमर लैग मॉनिटर करो, रेप्लिकेशन फैक्टर प्रोडक्शन ग्रेड रखो, रिट्राइज और DLQ स्ट्रैटेजी डिफाइन करो और डुप्लीकेट्स के लिए आइडेम्पोटेंसी डिजाइन करो। इस वीडियो के सारे डेमोस का पूरा कोड मैं गिटहब में डाल दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी उसकी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ वीडियो मत देखो, खुद टर्मिनल खोलो, खुद कोड चलाओ, खुद लॉग्स देखो, क्योंकि आर्किटेक्चर सिर्फ वीडियो देखने से नहीं समझ आती, वो सिस्टम्स तोड़ने और बनाने से आती है। और अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ऐसे ही प्रोडक्शन रियलिटीज के साथ सिस्टम डिजाइन सीखना है तो कमेंट में लिखो पेपर टू प्रोडक्शन, ताकि मुझे पता चले कि आपको सही में ये सब पसंद आ रहा है। और जाते जाते एक बात,
अगर आप सीरियसली डेवलपर से आर्किटेक्ट का ट्रांजिशन चाहते हो, सिस्टम डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, आर्किटेक्चर थिंकिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सब स्ट्रक्चर तरीके से, तो desiarchitect.com पर वेट लिस्ट ज्वाइन कर लो। और अगर आपको कैरियर रोड मैप या आर्किटेक्ट ट्रैक के लिए डायरेक्ट गाइडेंस चाहिए तो टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं हूं दीपक मिश्रा, द देसी आर्किटेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।